नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्राइम से जुड़ी एक नई कहानी। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर बांदा से। इस बांदा शहर में एक गांव है जिसका नाम है बड़ोकर बुजुर्ग। इस बड़ोकर बुजुर्ग गांव में एक शख्स रहता है जिसका नाम है बालेंद्र। इस बालेंद्र के परिवार में उनके पिता चुन्नू और उनकी माँ तिजनिया और उनकी बड़ी माँ जिनका नाम कैलसिया है, उनके साथ ये अपना जीवन यहाँ बड़ोकर बुजुर्ग गांव में व्यतीत कर रहा है। इसके साथ साथ इस बालेंद्र का एक बेटा है जिसकी उम्र 9 वर्ष की है और उसका नाम प्रांशु है। ये भी इसी घर में इनके साथ रहता है। वैसे तो ये परिवार ज़्यादा गरीब नहीं है, लेकिन ठीक ठाक इनका जीवन चल रहा है। नौकरी के लिए कभी बालेंद्र को तो कभी उनके पिता चुन्नू को बाहर जाना पड़ता है। ये नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और खाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। ये लोग अपना जीवन ठीक ठाक काट रहे होते हैं। लेकिन एक दिन 14 अप्रैल 2023 मतलब तारीख थी 14 अप्रैल 2023, मतलब कि आज से 3.5-4 महीने पहले बालेंद्र के पास उसकी बहन का फोन आता है और उसकी बहन फोन पर अपने भाई से कहती है कि भाई, क्या आप मेरे ससुराल आ सकते हैं? मुझे एक दिन का आपसे कुछ काम है। लेकिन जब बहन अपने भाई से ऐसे काम के लिए कहती है तो भाई भी अपने सारे कामों को छोड़कर अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल चला जाता है। और 14 अप्रैल 2023 की शाम को ही वो ट्रेन पकड़कर अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। और 14 अप्रैल की रात वो अपनी बहन के घर ही रुकता है और 15 अप्रैल 2023 को वो अपने बहन के साथ जितने भी बैंक के काम थे वो निपटाता है। लेकिन काम निपटाते निपटाते और अपनी जीजाजी से बात करते करते उसे इतनी रात हो जाती है कि उसे 15 अप्रैल की रात भी उसे अपनी बहन के घर ही रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही 16 अप्रैल की सुबह होती है तो बालेंद्र की फ़ोन की घंटी बजती है। इतनी सुबह सुबह लगभग 5 बजे जब बालेंद्र की फ़ोन की घंटी बजती है तो बालेंद्र सकपका जाता है और कहता है कि इतनी सुबह सुबह किसने फ़ोन किया। और अपनी आंखों को खोलते हुए फ़ोन को उठाकर देखता है तो फ़ोन पर उसके दोस्त जो उसके पड़ोस में रहता है मंटू, उसका फ़ोन होता है। तो वो फ़ोन उठाकर पूछता है, हाँ मंटू बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो मंटू कहता है, बालेंद्र जल्दी से अपने गांव लौट आओ और साथ में अपनी बहन को भी ले आओ। तो बालेंद्र घबरा जाता है और घबराते हुए पूछता है, ऐसा तो क्या हुआ है गांव में जो मैं अभी आ जाऊं? तो मंटू कहता है, सब कुछ फ़ोन पे नहीं बता सकता, बस बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो अपनी बहन के साथ दौड़कर यहाँ आ जाओ। जैसे ही बालेंद्र ये सुनता है, अपनी बहन को जगाता है और जगाकर अपने गांव पहुंच जाता है। और जैसे ही वो अपने गांव पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के आगे पूरी भीड़ लगी हुई है। गांव के सभी लोगों ने मिलकर बालेंद्र के घर को घेर लिया है। बालेंद्र भीड़ को चीरता हुआ घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है और घबराते हुए चीख उठता है और चीखते हुए घर के बाहर आ जाता है। इतने में बालेंद्र की बहन घर के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि उसके पिता जो थे वो बेड पर औंधे मुंह पड़े हुए हैं और उसके पिता का पूरा खून बिस्तर पर फैला हुआ है। जैसे ही उसकी बहन ये देखती है तो बालेंद्र को खींचकर अंदर लाती है और कहती है, देखो भाई क्या हो गया, अपने पापा को किसने मार दिया? लेकिन बालेंद्र रो उठता है और चीख उठता है और चीखते हुए घर के अंदर जाता है तो देखता है कि किसी ने उसके पिता की नुकीले हथियार को गर्दन में मारकर हत्या कर दी थी और इसी वजह से उनका पूरा खून बेड पर फैला हुआ था। और जब बालेंद्र घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी माँ की भी लाश पड़ी हुई होती है कि माँ को किसी ने पेट में चाकू मारकर हत्या की गई होती है। तभी वो और आगे बढ़ता है, अपनी बड़ी माँ की उसे लाश मिलती है। यह देखकर वो घबरा जाता है और सन्न रह जाता है। ना किसी से वो कुछ पूछता है, ना किसी को कुछ बताता है। एकदम से ये सब देखकर उसका होश उड़ जाता है। उसी पल उसकी बहन वहीं बेहोश हो जाती है। बालेंद्र को ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। तभी 5 से 10 मिनट में बालेंद्र को होश आता है और मन में सोचता है कि मेरा बेटा
प्रांशु जो 9 वर्ष का है वो कहाँ है? वो भी तो इसी घर में रहता है, वो कहाँ चला गया? तभी बालेंद्र दौड़ता हुआ घर के बाहर जाता है और अपने दोस्त मंटू को खींचता हुआ अंदर लाता है कि मंटू, मेरा बेटा कहाँ है? कोई गांव वाला, कोई आस पड़ोस का लोग कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो तभी एक बुजुर्ग ऊपर की ओर उंगली उठाकर कहता है कि वो ऊपर है। जैसे ही बालेंद्र उस बुजुर्ग के इशारे को देखता है तो दौड़ता हुआ छत पर जाता है। पर भी उसके बेटे की लाश पड़ी हुई होती है। उस बेटे की भी किसी ने गले में चाकू मारकर हत्या कर दी होती है। जब वो ये सब देखता है तो दौड़ते हुए नीचे आ जाता है और रोने लगता है। उसी वक्त पड़ोसी उसकी बहन को उठाकर सरकारी अस्पताल पहुंचा देते हैं और मौके और वारदात पर पुलिस भी तैनात होती है। पुलिस क्राइम सीन की तस्वीरें लेती है और सारी बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और साथ ही साथ वो पड़ोसियों से और आसपास में रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है और पूछती है कि सबसे पहले क्राइम सीन को किसने देखा था। तभी एक पड़ोसी सामने आता है जो बुजुर्ग होता है। वो कहता है कि मैं बालेंद्र के घर के ठीक सामने रहता हूँ। मेरा घर और बालेंद्र का घर आमने सामने है, मतलब जो सामने वाला घर है वो मेरा ही है। मैं करीबन रात को 2 बजे उठता हूँ क्योंकि मुझे तेजी से टॉयलेट आ रही थी। जैसे ही मैं टॉयलेट करने के लिए बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ बालेंद्र के घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैं ये देखता हूँ तो सोचते सोचते टॉयलेट करने चला जाता हूँ और यही सोचते सोचते वापस आता हूँ कि बालेंद्र ने अपने घर का दरवाजा क्यों खुला रखा है। तभी चलो उनके घर में जाकर बता देते हैं कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैं जैसे ही उनके घर में दाखिल होता हूँ तो देखता हूँ बालेंद्र के पिता जो चुन्नू हैं वो औंधे मुंह पड़े हुए हैं। किसी ने उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी है, जिस वजह से पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ है। मैं दौड़कर बाहर आता हूँ और पड़ोसियों को जगाना शुरू कर देता हूँ और सभी आसपास के पड़ोस के घर के दरवाजों को खटखटाना शुरू कर देता हूँ और सभी पड़ोसी जब जाग जाते हैं तो मैं सबको ये बात बता देता हूँ कि बालेंद्र का घर का दरवाजा खुला हुआ था और मैं केवल टॉयलेट करने के लिए बाहर आया था। तो मैंने देखा कि चलो जाकर उनको बता देते हैं कि घर का दरवाजा बंद कर लो। तो वहाँ पर तो बालेंद्र के पिता मरे हुए पड़े हैं और मैं इसकी खबर पुलिस को दे देता हूँ। तभी तुम्हारा दोस्त मंटू तुम्हें भी खबर कर देता है कि तुम्हारे घर में कुछ हादसा हो गया है, इसलिए तुम जल्दी से वापस आ जाओ। पुलिस जब ये सब सुनती है तो चौंक जाती है और पूछती है, गांव वालों से पूछती है और वहां पर रहने वाले आस पड़ोस के सभी लोगों से पूछती है कि किसी ने रोने, चीखने, चिल्लाने की कोई आवाज सुनी, क्योंकि जब 4 लोगों की एक साथ हत्या होगी तो वो एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच बचाव में वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और विरोध भी करेंगे, लेकिन कोई आवाज तो आई होगी। किसी गांव वाले ने या किसी पड़ोसियों ने या यहाँ से आते जाते किसी ने भी कोई आवाज सुनी, लेकिन सभी गांव के लोग चुप होते हैं क्योंकि किसी ने भी कोई आवाज नहीं सुनी होती है। तो इस बात को सुनकर पुलिस ताज्जुब कर जाती है कि एक साथ घर में 4 लोगों की हत्या हो गई और गांव में किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ी। इसी वजह से पूरे गांव वालों को सदमा भी लग जाता है क्योंकि गांव में बीचों बीच एक घर में 4 लोगों की हत्या हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है कि 4 लोगों की हत्या हो गई और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ी? क्योंकि गांव में अक्सर लोग जो जग जाते हैं वो जल्दी जग जाते हैं। गांव में जल्दी जगने वालों की संख्या कुछ ज्यादा होती है शहर के मुकाबले, लेकिन फिर भी किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पड़ोसियों के सारे बयानों को दर्ज कर लेती है और वहां से चली जाती है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस उन बॉडी को घर वालों को सौंप देती है। घर वाले भी उनका अंतिम संस्कार और अंतिम क्रियाएं कर देते हैं। बालेंद्र तो सदमे में जा चुका था, वो पूरी तरह से सन्न हो चुका था। चूंकि बालेंद्र की बहन को अभी होश आया था
वही अपने भाई को संभाल रही थी। अब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत और कोई भी ऐसा सुराग नहीं लग रहा था जिससे ये साबित हो सके कि किसी एक ने या किसी गैंग ने मिलकर इन चारों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अब इस केस की तफ्तीश को तेजी से करने लगती है कि लोग गांव में आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस वारदात को हुए 7 दिन बीत चुके थे। फिर भी पुलिस कोई भी सबूत और कोई भी सुराग नहीं जुटा पाती है। तो सबसे पहले पुलिस बालेंद्र से पूछताछ करती है, पूछती है कि क्या तुम्हारी किसी से भी रंजिश या दुश्मनी है। तो बालेंद्र बताता है कि हाँ, पैसों को लेकर मेरी कुछ लोगों से रंजिश है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है उसमें से जो मेरी परिवार वालों की हत्या कर दे। उसे अगर दुश्मनी निभानी ही होती तो मुझसे निभाता, मेरे परिवार से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये काम मेरे साड़ू का हो सकता है। तो पुलिस वाले पूछते हैं, कौन है तुम्हारा साड़ू, क्या नाम है? तो वो बताता है, मेरे साड़ू का नाम गंगा सागर है और वो चित्रकूट में रहता है, उसी ने ये सब किया है। मेरी पत्नी के बहन के पति ने ही ये सब किया है। तो पुलिस पूछती है, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तो बालेंद्र बताता है कि मेरी पत्नी का और मेरे साड़ू का कुछ क्लोज रिलेशन है, वो दोनों हमेशा घंटों घंटों भर फोन पर बात किया करते थे। पुलिस अब इस केस की तफ्तीश में जुट जाती है और आपस में बात करती है। तो कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो बालेंद्र? चित्रकूट तो यहाँ बांदा शहर से काफी दूरी पर है। ये कैसे हो सकता है कि कोई भी कातिल चित्रकूट से आए और गांव में घर में घुसकर मार के चला जाए और किसी को कानो कान कोई खबर ना मिले। पुलिस ये सोचती है कि बालेंद्र सदमे में है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चित्रकूट से आकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दे और किसी को कोई खबर ना लगे। और पुलिस बालेंद्र को उसके घर भेज देती है और कहती है कि तुम आराम करो। केस को पूरे 15 दिन बीत चुके थे। अब गांव वाले इस केस को लेकर काफी दुखी होते हैं, तो वो इस केस को लेकर इस गांव के एसपी अभिनंदन के पास पहुंच जाते हैं। अभिनंदन जो है एसपी हैं इस गांव के, वो इस केस को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि इस केस को 15 दिन बीत चुके हैं और ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही कोई सुराग। अब अभिनंदन इस केस की तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ ऐसा हाथ नहीं लगता है जिससे कातिल को पकड़ा जाए। तभी अभिनंदन फाइल को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें बालेंद्र ने अपने साड़ू के ओर शक जताया था। तभी इस केस का रुख मोड़ दिया जाता है और केस की कार्रवाई बालेंद्र के साड़ू गंगा सागर की ओर की जाती है। पुलिस गंगा सागर को पकड़कर बांदा लेकर आती है और उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि जो गंगा सागर है वो थोड़ा दबंग किस्म का आदमी है। वो कई केसों में जेल भी जा चुका है, लेकिन पुलिस डायरेक्टली भी गंगा सागर को नहीं पकड़ सकती थी। लगभग 3 महीने की तफ्तीश के बाद एसपी अभिनंदन हैं वो इस केस का खुलासा कर देते हैं और इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर देते हैं। वो बताते हैं कि जो बालेंद्र ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। जो बालेंद्र की पत्नी है अनीता, उसका अपने जीजाजी गंगा सागर के साथ अफेयर था, लेकिन जब बालेंद्र को इस बात का पता चला कि उसकी पत्नी का उसके जीजाजी के साथ अफेयर है, तो वो अपनी पत्नी को उनसे बात करने के लिए मना करता है। लेकिन पत्नी उस टाइम पर तो मान जाती है, लेकिन जब बालेंद्र घर से बाहर जाता है तो पत्नी अपने जीजाजी से बात करना शुरू कर देती है और उसकी पत्नी अनीता का उसके जीजाजी के साथ अफेयर शादी के पहले से ही था। शादी के 3 वर्ष तक जब बालेंद्र ने अपनी पत्नी को रोका कि वो अपने जीजाजी से बात ना करे, लेकिन ना तो इधर उसकी पत्नी अनीता मानने वाली थी, ना ही उधर गंगा सागर मानने वाला था। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे खोए हुए थे कि उन्हें कोई दुनिया की परवाह नहीं थी। 3 वर्ष बाद अनीता के जो बालेंद्र की पत्नी है उसके एक बेटा होता है। एक बेटा होने के बाद भी अनीता जब ये बात नहीं सुनती है तो बालेंद्र उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा ना ही टोकूंगा। जब बेटा 9 वर्ष का हो जाता है तो एक दिन बालेंद्र अनीता को और गंगा सागर को साथ में देख लेता है, तो इसी बात को लेकर
बहुत झगड़ा होता है। बालेंद्र अपने साड़ू को भी सख्त हिदायत देता है कि वो उसकी पत्नी से दूर रहे, लेकिन गंगासागर कहाँ मानने वाला था। इस बात पर उसकी पत्नी अनीता भी घर छोड़कर चली जाती है और घर छोड़कर मायके में रहने लगती है और अपने पापा से कहती है, उसके पापा का नाम राम बहोरी था, अपने पापा से कहती है कि उसका पति बालेंद्र उसके कैरेक्टर पर शक कर रहा है। जब उसके पिता ये सुनते हैं तो कहते हैं कि बालेंद्र का दिमाग खराब है, मेरी ऐसी लक्ष्मी सी बेटी पर बालेंद्र शक कर रहा है। तभी मायके में गंगासागर आ जाता है, मतलब अनीता का जीजाजी आ जाते हैं। अनीता के पिता राम बहोरी और गंगासागर आपस में बात करने लगते हैं तो गंगासागर कहता है कि बालेंद्र तो है ही ऐसा और अपने दूसरे दामाद बालेंद्र के खिलाफ भड़का देता है। जब राम बहोरी बालेंद्र की इतनी सारी गलतियां देखते हैं तो अपने दूसरे दामाद गंगासागर से भड़क जाते हैं और दोनों मन ही मन प्लान करते हैं कि कैसे भी करके अब हम इसके परिवार को और बालेंद्र को नहीं छोड़ेंगे और एक प्लान बनाते हैं कि जिस दिन बालेंद्र घर पर नहीं होगा तो हम इसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। और वैसा ही होता है। वो दिन आ जाता है जब 14 अप्रैल को बालेंद्र अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाता है। तभी गंगासागर और अनीता के पिता राम बहोरी घर में जाते हैं रात को और तेज धारदार हथियार से तो सबसे पहले अनीता के ससुर चुन्नू की उस चाकू को गले में रौंदकर हत्या कर देते हैं। तभी इस वारदात को उसकी माँ देख लेती है तो वो उस हथियार को उठाकर उसकी माँ को मार देते हैं। फिर उस गंगासागर और राम बहोरी बालेंद्र की बड़ी माँ की भी हत्या कर देते हैं। वो नहीं जानते थे कि जब वो ये सब काम कर रहे हैं तो उनका छोटा बेटा जो प्रांशु है वो ऊपर से ये सब देख रहा है। जब राम बहोरी को ये पता चलता है कि उनका नाती उन्हें देख रहा है तो राम बहोरी दौड़ते हुए छत पर जाते हैं, लेकिन प्रांशु छत पर छुप जाता है। तभी राम बहोरी उसको खींचकर निकालते हैं और पूछते हैं कि तूने सब कुछ देख लिया है, इसलिए अब तुझको भी मरना पड़ेगा। और वो अपने ही नाती की गले में चाकू मारकर हत्या कर देते हैं और वहां से दोनों फरार हो जाते हैं। तो इस तरह पुलिस ने 3.5-4 महीने में इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया। तो आपने देखा कि एक औरत, एक बच्चे की माँ अपने जीजा के प्यार में इतनी पागल हो गई थी, अपनी ममता का ही गला घोंट दिया और राम बहोरी ने तो अपने ही नाती की हत्या कर दी।